आपका EOQ का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन करने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगी कि EOQ आपका क्या होता है क्या नहीं होता है, मैंने लास्ट वीडियो में शायद आपको बताया था। सीधा सीधा मैं इसका आपको फार्मूला बताती हूँ, ठीक है। EOQ का आपका फार्मूला होता है अंडर रूट में 2 इंटू A इंटू O डिवाइड बाय C, ठीक है। यहाँ पे A होता है आपका एनुअल डिमांड, जल्दी जल्दी में देखो मैंने स्पेलिंग गलत लिख ली है, ठीक है। ओ होती है आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी पर ऑर्डर, ठीक है। पर ऑर्डर आपको करने पे आपको कितनी कॉस्ट पड़ी है, ठीक है। और सी होता है आपका कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन में दिया गया कि आपको ये सारी डिटेल्स बताई गई है, इससे आपको EOQ कैलकुलेट करना है। एनुअल यूसेज आपका दिया गया है 6000 यूनिट्स, ठीक है। इसके बाद आपका दिया गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट 2.5 रुपये दिया गया आपको, ठीक है, 2.50 पैसा। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड रिसीविंग 1 ऑर्डर ये आपको दिया गया 15 रुपये। एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट 20% ऑफ द इन्वेंट्री वैल्यू। एनुअल यूसेज यहाँ पे आपकी बात कर रहा है एनुअल डिमांड की, ठीक है। ये आपका 6000 है, सीधा सीधा समझ में आ रहा है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट, इसका देखो काम बाद में आएगा, ये वाला पढ़ो देखो। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड रिसीविंग 1 ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ये बता रहा है आपको कि यहाँ पे अगर आप एक ऑर्डर प्लेस करते हो, उसको रिसीव करते हो, तो उसकी क्या कॉस्ट आएगी। ये आपको 15 रुपये दे रखी है इन लोगों ने, ठीक है। तो जो जो चीज़ें समझ में आएंगी ना साथ साथ लिखते चलना। 2 लिख दिया। एनुअल डिमांड आपको बता रखी है 6000 यूनिट्स है, 6000 यूनिट्स लिख दी यहाँ पे आपने। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 15 है, 15 लिख दिया आपने, ठीक है। अब डिवाइड में आएगा आपका कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट देखो आपका क्वेश्चन में हमेशा परसेंटेज में गिवन होगा, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट हमेशा परसेंटेज में गिवन होगा, और ये कैरिंग कॉस्ट का ये जो परसेंटेज है ये हमेशा आपका निकलेगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट पे, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट हर क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। और यहाँ से आपको निकालनी है आपकी कैरिंग कॉस्ट। ये जो दिया गया ना 20% ऑफ द इन्वेंट्री वैल्यू, ये 20% ऑफ द इन्वेंट्री वैल्यू इसकी बात कर रहा है। मतलब आपकी कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट है 2.50 है, ठीक है। इनटू में इसका 20% निकालना है हम लोगों को, ठीक है। कितना आ जाएगा ये, इसको देखो आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 0.5 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, ये आपका कैरिंग कॉस्ट आ गई, हमने क्या निकाला है, ये हमारा है C, ठीक है। C इसके नीचे लिखना है हमें, 0.5 यहाँ लिख दिया। इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 15 2 36 18 ये आ जाएगा आपका, ठीक है। और नीचे आपका 0.5 है। इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 3,60,000, ठीक है। इसका रूट सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 600 यूनिट्स, ठीक है। ये आपका निकल के आ गया EOQ, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूला लर्न कर लेना, अंडर रूट में 2 इंटू A इंटू O डिवाइड बाई C। A आपका एनुअल डिमांड या फिर एनुअल यूसेज लिखा होगा, O आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर जो कि यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। C आपका होएगा कैरिंग कॉस्ट जो कि हमेशा परसेंटेज में गिवन होगा, और वो परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना होगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट का, ठीक है। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है EOQ का अगर क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। सीधा सीधा आप यहाँ पे कैलकुलेट करके इसका आंसर बड़ा इजीली निकाल सकते हो, कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला लगाना है और कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। EOQ का क्वेश्चन आपका 5 नंबर में पूछा जाता है, कभी कभी 10 नंबर में पूछ सकता है अगर बड़ा डिजिट हो तो, ठीक है। वैसे तो 5 नंबर में ही आएगा ये, ठीक है। इसके बाद देखो मैं आपको एक फीफो और लीफो मेथड का क्वेश्चन बताती हूँ। यहाँ पे देखो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, और फीफो मेथड और लीफो मेथड क्या होता है ये मैंने आपको शायद बताया या नहीं बताया, पता नहीं, याद नहीं, मैं बता देती हूँ। देखो फीफो मेथड में क्या करते हैं ना, हम लोग जो हमारे पास इन्वेंट्री पहले आई है उसको पहले यूज़ करते हैं, ठीक है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। जो पहले आया सामान पहले उसको यूज़ किया जाएगा। और लीफो में क्या होता है ना कि जो सामान लास्ट में आया उसको पहले यूज़ करा जाएगा, ठीक है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो ये आपका लीफो और फीफो होता है। तो क्वेश्चन में देखो या तो फीफो का आ जाएगा क्वेश्चन या तो लीफो का आ जाएगा, और इन दोनों का क्वेश्चन 20 नंबर का आता है, ठीक है। और दोनों का क्वेश्चन सेम तरीके से सॉल्व किया जाता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको डेटा दिया है, यहाँ पे जनवरी 1 से लेके मार्च 12 तक कुछ डेट्स दी गई हैं, और इनके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है। इससे पहले देखो फीफो और लीफो का फॉर्मेट कैसा होता है। फीफो और लीफो दोनों का फॉर्मेट सेम होता है, ऊपर आप लिख दोगे फीफो, ठीक है। यहाँ पे सबसे फर्स्ट कॉलम आपका हो जाता है डेट का, ठीक है। उसके बाद आपका ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, रिसिप्ट,
इशू बैलेंस, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन में कोई बैलेंस दिया गया है पहले से तो वो आप यहाँ लिखोगे। इशू में देखो यहाँ पे अगर आपने कोई भी सामान इशू करा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में देखो आपको बता रखा है ना, इशू 300 यूनिट्स, इशू 200 यूनिट्स, ठीक है, इशू 300 यूनिट्स, इशू 250 यूनिट्स, ठीक है। तो अगर कोई भी सामान आपने इशू करा है तो वो देखो आपका यहीं पे आएगा, ठीक है। और रिसिप्ट में आएगा, अगर आपको कोई चीज़ रिसीव हुई है तो रिसिप्ट में आएगा, या फिर आपने कोई भी सामान परचेज़ करा है, ठीक है, तो वो भी रिसिप्ट में आएगा। रिसिप्ट में क्या आएगा, कोई चीज़ रिसीव हुई है वो, या फिर कोई सामान परचेज़ करा है तो वो, ठीक है। इशू में आपका जो सामान आपने इशू करा है वो आएगा। बैलेंस में आपका अगर क्वेश्चन में कोई चीज़ का, किसी चीज़ का बैलेंस दिया गया है तो वो आता जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो इनको फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। रिसिप्ट के 3 पार्ट, इशू के 3 पार्ट, बैलेंस के 3 पार्ट, तीनों सेम है। क्वांटिटी फिर रेट फिर अमाउंट, क्वांटिटी फिर रेट फिर अमाउंट, क्वांटिटी फिर रेट और फिर अमाउंट। और इसके अलावा देखो आपका क्वेश्चन में एक चीज़ और दिया होता है, जीआरएन नंबर। जीआरएन नंबर अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है तब आप जीआरएन नंबर का कॉलम बनाओगे क्वांटिटी से पहले, ठीक है। तीनों में क्वांटिटी से पहले आपका जीआरएन नंबर का कॉलम बनेगा अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो। अगर नहीं दिया गया है क्वेश्चन में जीआरएन नंबर तो आपको जीआरएन का कॉलम नहीं बनाना है, ठीक है। तो आप ऐसा फॉर्मेट बना लोगे सबसे पहले तो। उसके बाद देखो आप क्वेश्चन को पढ़ोगे। सबसे फर्स्ट आपको क्या दिया गया है, जनवरी 1 को ओपनिंग बैलेंस दिया गया है 100 यूनिट्स एट द रेट ₹5 ईच, ठीक है। मतलब 100 यूनिट आपका पास ओपनिंग बैलेंस है, 5 रुपये की 1 यूनिट है ईच, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, बैलेंस मैंने आपको बताया क्वेश्चन में अगर कोई बैलेंस दिया गया तो वो आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। क्वांटिटी है आपकी 100 यूनिट्स, ठीक है। रेट आपको बताया गया है 5 रुपये के हिसाब से, 5 रुपये पर यूनिट, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट मल्टीप्लाई करके लिख दोगे, आ जाएगा आपका 500 रुपये। और यहाँ डेट डाल दोगे, ठीक है, 1 तारीख को, जैन 1 को बताया गया आपका। इसके बाद देखो आप सेकंड आपकी एंट्री पढ़ोगे, रिसीव्ड 500 यूनिट्स एट द रेट ₹6 ईच, ठीक है। 500 यूनिट्स आपको रिसीव हुई है 6 रुपये के रेट से, ठीक है। तो रिसीव वाला मैंने आपको बताया, रिसिप्ट में डालोगे, ये कितनी डेट का है, ये आपका 5 जनवरी का है, तो यहाँ डेट डाल दोगे, ठीक है। क्वांटिटी आपको क्या बताई थी, 500 यूनिट्स 6 रुपये के रेट से रिसीव हुई है, ठीक है। तो 5 × 6 3000 का हो गया यहाँ पे आपका अमाउंट, ठीक है। और यहाँ पे देखो साथ के साथ इसका बैलेंस लेते हुए चलोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या था, बैलेंस में आपका 100 क्वांटिटी थी 5 रुपये की रेट वाली, 500, ठीक है। ये तो आपके पास पहले से है ही। अब यहाँ पे ये और आ गया है तो यहाँ लिखोगे आप 100 रुपये है 500, मतलब 100 क्वांटिटी है आपके पास 5 रुपये वाली। फिर ये जो आपने अभी आपको नई रिसीव हुई है ये यहाँ पे ऐड करनी है, 500 क्वांटिटी है 6 रुपये वाली, ठीक है, जो कि हो गई आपकी 3000 रुपये की, ठीक है। समझ में आया, मतलब हमें ऊपर वाला बैलेंस लिखते चलना है, साथ में अगर आपने कुछ नया आपको रिसीव हुआ है या आपने परचेज़ करा है तो वो बैलेंस भी यहाँ पे ऐड करते हुए चलना है, ठीक है। यहाँ पे ये इतना लिख दिया, इसके बाद यहाँ लाइन खींच दोगे, ठीक है, क्योंकि आपकी 5 तारीख में और कोई एंट्री नहीं है। यहाँ पे देखो फिर आती है आपकी जनवरी 30 की एंट्री। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आपने इशू करा है 300 यूनिट्स, ठीक है, इशूड 300 यूनिट्स, ठीक है। तो इशू में सबसे पहले डालोगे यहाँ पे डेट डाल लोगे पहले तो जैन 30, ठीक है। 300 यूनिट्स इशू करी है, ठीक है। क्वांटिटी तो आपको क्लियर हो गई, लेकिन यहाँ पे देखो ये है आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो प्रोडक्ट आया है सबसे पहले उसको निकालेंगे। तो सबसे पहले आपके पास देखो बैलेंस में था 100 रुपये, 100 क्वांटिटी थी आपकी 5 रुपये वाली, तो 100 तो आप ये ले लोगे, ठीक है, सॉरी 5 लिखना है यहाँ पे, ठीक है। 100 आप ले लोगे 5 रुपये वाली, और फिर इसमें से आप लोगे 500 में से, ठीक है, 200 यूनिट्स इसमें से ले लोगे। 100 तो ये हो गई, ठीक है, बची आपकी 200, 200 आप 500 वाली में से लोगे, ठीक है। तो इसमें से आपने ले ली 206 वाली, ठीक है। मैं ऐसे आपको जस्ट समझा रही हूँ, आपको लिखना कैसे इसको देखो। क्वांटिटी आप ऐसे लिख दोगे इस तरीके से, 100 वाली 5, 200 वाली 6, ठीक है। इस तरीके से आपने लिख दिया कि हमने 100 यूनिट ली है 5 रुपये वाली हिसाब से, और 200 यूनिट्स लिए 6 रुपये वाली के हिसाब से। अब इसका अमाउंट कैलकुलेट करके लिख दोगे, टोटल आपका कितना आ जाएगा, ये 500 और 1200, 1700 रुपये, ठीक है, 1700 रुपये हो गए, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो बैलेंस आपको कैसे निकालना है। यहाँ पे ये जो आपकी 100 रुपये वाली थी, सॉरी 100 यूनिट्स थी 5 रुपये वाली, ये तो आपकी पूरी टोटल यूज़ हो गई। तो ये तो यहाँ पे आपको लिखनी नहीं है नीचे, ठीक है, नहीं लिखनी है, मैंने काट दिया, आपको एग्जाम में काटना नहीं है, ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए बस काट दिया यहाँ पे। ये आपका पूरा खत्म हो गया और 500 में से आपने 200 यूनिट्स यूज़ कर लिए हैं, 200 यूनिट्स इशू कर दिए हैं। तो 500 में से 200 चली गई तो 300 बच गई। रेट वही 6 रुपये के रेट वाली बच रही है आपके पास, तो 300 × 6 1800 रुपये का आपके पास सामान रह गया है, ठीक है। ये आपका बैलेंस बच गया जनवरी 30 तक। यहाँ लाइन खींचोगे। अब आगे वाली एंट्री देखो, यहाँ पे है आपके पास फेब 5 को इशू करी है 200 यूनिट्स, ठीक है। फेब 5 यहाँ डेट डालोगे आप, इशू में जाओगे, 200 यूनिट्स इशू करी हैं। अब यहाँ पे देखो ऊपर तो आपके पास 2 अलग अलग प्राइस के इन्वेंट्री थी, मटेरियल था, तो आपने 2 यूज़ करा। यहाँ पे तो आपके पास सिर्फ यही बच रही है 6 रुपये की जो थी वो आपके पास 300 यूनिट्स हैं, ठीक है। तो इसमें से आप 200 इशू कर दोगे, क्वांटिटी आपकी 600 है, सॉरी 200 है, ठीक है, और प्राइस इसका 6 रुपये पर यूनिट है। ये हो जाएंगी आपकी 1200 रुपये का आपने इशू कर दिया है, ठीक है। अब 300 में से जब आपने 200 इशू कर दिए तो यहाँ पे आपके पास बैलेंस कितनी बच जाएगी, 100, 6 रुपये के हिसाब से, मतलब 600 रुपये की आपके पास यहाँ बच गया है बैलेंस, ठीक है। यहाँ फिर से लाइन खींच दोगे। अब अगली एंट्री करोगे। यहाँ पे अगली देखो फेब 5 वाली तो कर ली है आपने एंट्री, हाँ फेब 6 वाली करनी है, ठीक है। फेब 6 को आपका क्या लिखा गया है कि रिसीव 500 यूनिट्स एट द रेट ₹5 ईच। 500 यूनिट्स आपको रिसीव हुई है 5 रुपये ईच के रेट पे, ठीक है। तो रिसीव्ड आपको पता है यहाँ पे लिखना है, सबसे पहले डेट डालोगे, फेब 6 500 यूनिट्स आपको रिसीव हुई है, कितने रेट पे थी, 5 रुपये के रेट पे थी। इन दोनों को एंट्री करोगे, प्राइस इसका आ जाएगा 2500 रुपये, ठीक है। इशू में आपको कुछ नहीं करना है, बैलेंस में यहाँ पे ऐड कर दोगे। देखो ऊपर आपका 100 यूनिट्स बच रही थी, वो सीधा यहाँ पे उतार दोगे, 6 रुपये वाली आपकी 100 यूनिट्स बच रही हैं, और ये जो आपको नई रिसीव हुई है ये वाली भी यहाँ पे आपको ऐड कर देनी है सिंपली, ठीक है। फिर यहाँ लाइन खींच दोगे आप। अब देखोगे नेक्स्ट एंट्री क्या बोल रहा है। मार्च 10 को है नेक्स्ट एंट्री आपकी, जिसमें बोला इशू 300 यूनिट्स, ठीक है। 300 यूनिट्स आपने इशू करी है मार्च 10 को, डेट डालोगे, मार्च 10 को इशू में जाओगे, 300 यूनिट्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फिर से आपके पास दिक्कत आती है, क्योंकि आपके पास 6 रुपये के हिसाब से 100 क्वांटिटी पड़ी हुई है, और जो 5 रुपीज़ के हिसाब वाली थी वो आपके पास 500 है, ठीक है। तो 100 तो पहले ये वाली यूज़ कर लोगे इंटू 6, ठीक है, 6 रुपये के रेट से, और 200 आपको और चाहिए, 200 आप इस 500 में से ले लोगे, ठीक है। तो 200 × 5, अब इसका प्राइस टोटल क्या आ जाएगा, 100 × 6 600 1600 रुपये आपका आ जाएगा ये, ठीक है। 1600 रुपये आ गया। अब यहाँ पे आपको आपका बैलेंस लिखना है कि कितनी बैलेंस में बची हुई है। तो ये 100 रुपये वाली तो आपकी पूरी ख़त्म हो गई, ये 500 वाली में से 200 ले ली तो ये 300 बच गई 5 रुपये के रेट पे, तो ये हो गया आपका 1500 रुपये, ठीक है। समझ आ गई बात। अब इसके बाद देखो है आपकी मार्च 12 की एंट्री, जिसमें बोला गया इशू करिए 250 यूनिट्स, ठीक है। फिर से इशू में जाओगे, पहले तो डेट डाल दोगे आप यहाँ पे, पहले यहाँ लाइन खींचना, ठीक है। मार्च 12 इशू करी है आपने 250 यूनिट्स, ठीक है। अब आपके पास एक ही प्राइस की यूनिट्स बच रही हैं, मतलब 5 रुपये की एक यूनिट वाला आपके पास 300 क्वान्टिटी है, ठीक है। तो इसमें से ले लोगे 250 यूनिट्स 5 रुपये के रेट पे, कितना आ जाएगा, 25 5 125, ठीक है, 1250 रुपये का ये आपके पास हो गया। अब बैलेंस लिखोगे, 300 में से आपने 250 इशू कर दी, बच गया आपके पास 50 यूनिट, ठीक है। 5 रुपये के रेट पे कितना हो गया ये, 250 रुपये का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट तो आपका देखो कुछ है ही नहीं, मार्च 12 तक की था, मार्च 12 तक आपने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो लास्ट बैलेंस बच गया, आपके पास बची है 50 यूनिट 5 रुपये ईच के प्राइस वाली, और अमाउंट आपके पास हो गया है 250 रुपये। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। ये आपका सॉल्व हो गया फीफो मेथड से। समझ में नहीं आया होगा, बिल्कुल नया टॉपिक है, एक बार फिर से वीडियो को स्टार्ट करना और फिर से समझना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मेट लर्न करना, रिसिप्ट, इशू, बैलेंस, जो भी कोई चीज़ आपको रिसीव हुई है, कोई भी मटेरियल, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ भी रिसीव हुआ है
वो सीधा आपको यहाँ लिखना है रिसिप्ट में। कुछ भी आपने परचेज़ करा है वो आपको यहाँ लिखना है। क्वांटिटी लिखोगे, कितनी क्वांटिटी परचेज़ करी है या रिसीव करी है, किस रेट पे करी है, फिर मल्टीप्लाई करके उसका अमाउंट लिख दोगे। इशू में भी आप वैसे ही करोगे, कोई भी चीज़ आपने इशू करी है, कितना यूनिट इशू करा है, कितने रेट पे इशू करी है, और फिर उसका अमाउंट यहाँ पे लिख दोगे। और इशू देखो फीफो मेथड में सबसे पहले आपके पास जो ऊपर बैलेंस है उसमें से इशू करोगे, मतलब सबसे पहले आपके पास जो सामान आया है उसी में से आपको इशू करना है। वो सामान ख़त्म हो जाता है तब आपको नेक्स्ट वाले में से यूज़ करना है, ठीक है। और बैलेंस में देखो पहले से अगर कोई बैलेंस दिया गया है तो आप वो बैलेंस लिखोगे। अगर पहले से क्वेश्चन में कोई बैलेंस नहीं दिया गया है तो कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की, फिर आप सीधा ये लिखोगे। अगर कुछ भी आपको रिसीव होता है वो साथ के साथ आप यहाँ लिखते जाओगे, कुछ भी आप परचेज़ करते हो वो साथ के साथ यहाँ लिखते हुए चलोगे और इसका बैलेंस कैलकुलेट करते हुए चलोगे। जो भी आपने इशू कर दिया है वो माइनस करते हुए साथ के साथ चलोगे, ठीक है। ये आपका फीफो मेथड हो गया। और लीफो मेथड जस्ट इसका थोड़ा सा चेंज आता है। देखो रिसिप्ट आपका सेम लिखना है आपको, बैलेंस आपका सेम लिखना है आपको। इशू में देखो चेंज आता है। इशू में आपको पता है लीफो मेथड है, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। जब आप इशू करोगे ना सामान को तो वहाँ पे देखो, यहाँ पे तो देखो मैंने क्या करा था, 300 यूनिट्स आपको इशू करनी थी तो आपके पास सबसे पहले 100 रुपये वाली थी, 5 रुपये वाली 100 यूनिट्स थी, आपने वो इशू कर ली। फिर आपने कम पड़ रही थी इसलिए इसमें से ली, ठीक है। लेकिन लीफो में आप क्या करोगे ना, जो बाद में आया है सबसे पहले इसमें से 500 में से इशू करोगे, फिर अगर कम पड़ती है तो जो पहले आई थी उसकी वाली यूज़ करोगे, ठीक है। और कोई चेंज नहीं है। लीफो मेथड में आपको नहीं करके बता रही हूँ, मेरे पास देखो अभी इतना टाइम नहीं है, मेरा भी एग्ज़ाम है। इसके बाद देखो मैं आपको एक प्रोसेस अकाउंट का क्वेश्चन बता देती हूँ, ठीक है। प्रोसेस अकाउंट का सिंपल क्वेश्चन लिया है मैंने, बिल्कुल इसमें कोई भी मैंने अबनॉर्मल लॉस या फिर अबनॉर्मल गेन वाला पार्ट नहीं लिया है, क्योंकि आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। उससे पहले देखो प्रोसेस अकाउंट में 4 चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए: नॉर्मल लॉस, वेट लॉस, अबनॉर्मल गेन, अबनॉर्मल लॉस, ठीक है। तो नॉर्मल लॉस क्या होता है ना कि देखो सबसे पहले तो प्रोसेस अकाउंट आप लोगों को पता है कि कब बनाते हैं, जब हम किसी एक प्रोडक्ट को बनाने में वो डिफरेंट प्रोसेस से होके गुजर रहा होता है, तो हर प्रोसेस पे उसका क्या खर्चा आया उसको देखने के लिए हम लोग प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं, पता है आपको, ठीक है। तो जितने प्रोसेस से होके जाएगा एक प्रोडक्ट उतने प्रोसेस अकाउंट बनेंगे, ठीक है। जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया गया है द प्रोडक्ट पासिस थ्रू 2 प्रोसेस ए एंड बी एंड देन टू फिनिश गुड्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे 2 प्रोसेस पे पास हुआ है आपका प्रोडक्ट, प्रोसेस ए और प्रोसेस बी। जितने प्रोसेस क्वेश्चन में लिखे होंगे उतने प्रोसेस अकाउंट बनेंगे। प्रोसेस ए का अलग, प्रोसेस बी का अलग, अगर सी होगा तो प्रोसेस सी का अलग, ठीक है। 3 से ज़्यादा नहीं देगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो 3 अकाउंट बनेंगे। और प्रोसेस अकाउंट का देखो आपका फॉर्मेट ऐसा होता है: पर्टिकुलर, क्वांटिटी, अमाउंट, पर्टिकुलर, क्वांटिटी, अमाउंट, ठीक है। ये आपका प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट होता है। और देखो इसमें क्या होता है ना, एक प्रोडक्ट देखो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाने में ना कुछ उसका वेट लॉस हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है वो। समझो कि जैसे कि अगर कोई भी चीज़ है, कुछ भी ले लो आप, कोई जैसे कि कुछ भी आप कोई जूस वगैरह मैन्युफैक्चर करते हो, ठीक है। तो वो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाने में ना उसका कुछ वेट लॉस हो गया और वो रिकवर नहीं हो सकता है। पहले सपोज करो आपका 100 लीटर था वो जूस, ठीक है, और प्रोसेस बी में जाते टाइम फिर वो हो गया आपका 90 लीटर्स, 10 लीटर का आपका हो गया वेट लॉस। समझो एक तरीके से वो इवेपोरेट हो गया और वो आप रिकवर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वेट लॉस को तो रिकवर किया ही नहीं जा सकता है, तो ये होता है आपका वेट लॉस, पता चल गया। इसके बाद होता है आपका नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस देखो क्या होता है कि जो कंपनी को पता होता है कि हाँ लगभग इतना लॉस तो हमें होना ही होना है इस प्रोसेस में, ठीक है। तो नॉर्मल लॉस का अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, देखो तो कोई कंपनी अगर शर्ट बना रही है, ठीक है, वो लाती है 1000 शर्ट का कपड़ा, ठीक है। तो प्रोसेस ए में 1000 शर्ट का कपड़ा लाई कंपनी, ठीक है, लेकिन कंपनी को पता है शर्ट बनने में कम से कम उसके 100 मीटर कपड़ा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बच गया, 1000 मीटर में से आपका 100 मीटर कपड़ा ख़राब हो गया, आपका 900 मीटर बच गया, ठीक है। तो कंपनी को पता है कि हमने 1000 मीटर कपड़ा लिया है, ठीक है। प्रोसेस बी में वो जाएगा, वो शर्ट बनेगी उसकी, तो नॉर्मली आपको 100 मीटर कपड़े का लॉस होगा, ठीक है। कंपनी को जो चीज़ पहले से पता होती है, ठीक है, कि इतना लगभग लॉस हमें होना ही होना है और उसका हम कुछ नहीं कर सकते, वो होता है आपका नॉर्मल लॉस, जो कि दिखाई पड़ रहा होता है। और ये नॉर्मल लॉस देखो कभी कभी तो आपको इस नॉर्मल लॉस का पैसा मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है। वैसे मोस्टली आपका जो ये नॉर्मल लॉस होता है ना, ये जो आपकी जो कपड़ा वेस्ट हुआ है वो पूरी तरीके से ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल गायब हो जाएगा,
अगर शर्ट आप बना रहे हो तो उसकी कटिंग वगैरह करने में वेस्ट हुआ होगा कपड़ा 100 मीटर, ठीक है, तो वो 100 मीटर आप रद्दी के भाव बेच सकते हो। रद्दी कह रही हूँ मतलब कॉपी किताब तो है नहीं वो, मतलब वो स्क्रैप में आपका चला जाता है, ठीक है, वो वहाँ पे आपको उसके थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं, तो ठीक है। तो नॉर्मल लॉस आपका कभी भी होता है तो वो हमेशा आपका स्क्रैप में चला जाएगा, और क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ अमाउंट बताया गया होगा कि हाँ इतना पैसा आपको स्क्रैप का मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है आपका नॉर्मल लॉस। इसके अलावा देखो होता है आपका अब नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल गेन। अब नॉर्मल लॉस देखो ऐसा लॉस होता है जो कि एक्सपेक्टेड नहीं होता है बट हो जाता है, और अब नॉर्मल गेन भी ऐसा गेन होता है जो कि एक्सपेक्टेड नहीं किया होता है, कंपनी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है, लेकिन फिर भी अब नॉर्मल गेन हो जाता है, ठीक है। अब दोनों होता क्या, देखो कंपनी ने सपोज करो कि एक पेन बना रही थी, ठीक है, कंपनी 10 पेन बनाने थे उसको पता था कि एक पेन खराब होगा ही होगा 10 पेन बनाने में, ठीक है, तो एक पेन जो खराब होगा ही होगा कंपनी को पता है, ये होता है आपका नॉर्मल लॉस, ठीक है। लेकिन कंपनी जब पेन बनाती है ना तो एक पेन उनका ख़राब होना था, बाद में जब पूरा प्रोडक्शन ख़त्म होने के बाद कंपनी को पता चलता है कि हमारे तो 2 पेन ख़राब हो गए, 10 में से 8 ही पेन बने हैं, तो एक पेन जो आपका एक्स्ट्रा ख़राब हो गया है वो है आपका अब नॉर्मल लॉस, जिसके लिए आप तैयार नहीं थे, जो एक्सपेक्टेड नहीं था, ठीक है। और इसी तरीके से देखो कंपनी ने सोचा था एक पेन ख़राब होगा ही होगा, ये हमारा नॉर्मल लॉस है, ठीक है, 10 पेन बनाने में एक पेन जाएगा ही जाएगा, उसका कुछ ना कुछ हमें स्क्रैप बाद में मिल जाएगा, हम उसको बेच देंगे, ठीक है। लेकिन इस बार क्या होता है ना कि कंपनी का प्रोडक्शन के बाद में पता चलता है कि 10 के 10 पेन बन गए हैं, ठीक है, कोई भी पेन ख़राब नहीं हुआ है, तो ये होता है आपका अब नॉर्मल गेन, जो कि एक्सपेक्ट नहीं करा था कंपनी ने कि पूरे 10 के 10 पेन बनेंगे, लेकिन फिर भी आपके 10 पेन बन जाते हैं, ठीक है। और ये अब नॉर्मल गेन आपका कोई जादू नहीं है, ठीक है, 10 पेन का सामान आपने लाया था, 10 पेन बनने चाहिए थे, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नॉर्मली इतना लॉस होगा, बट आपके देखो जो वर्कर्स हैं वो इन्होंने काम इतना एफिशिएंसी से किया कि आपका सामान ख़राब नहीं हुआ, ठीक है, आपके पूरे 10 के 10 पेन बन गए, तो ये हो गया आपका अब नॉर्मल गेन, ठीक है। जब इसका न्यूमेरिकल करोगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल तो देखो मैंने बिल्कुल सिंपल वाला न्यूमेरिकल लिया है, इसमें आपका अब नॉर्मल गेन और अब नॉर्मल लॉस मैंने इंक्लूड नहीं करा है क्योंकि समझ में नहीं आएगा एक ही बार में, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, द प्रोडक्ट पासिस थ्रू 2 प्रोसेस A एंड B एंड देन टू फिनिश गुड्स, ठीक है। कोई प्रोडक्ट है जो कि 2 प्रोसेस से बनता है, प्रोसेस A और प्रोसेस B, उसके बाद वो फिनिश गुड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। It is ascertained that in each process 5% of the total weight is lost, ठीक है। हर प्रोसेस में 5% वेट लॉस हो जाता है उस प्रोडक्ट देखो, मतलब प्रोसेस ए में गया वो प्रोडक्ट तो 5% उसका वेट लॉस हो गया, फिर जैसे ही वो प्रोडक्ट प्रोसेस बी में गया वहाँ पे भी उसका 5% वेट लॉस हो गया। और वेट लॉस का यहाँ पे इन्होंने कुछ भी नहीं बताया, कुछ पैसा मिलना है कि नहीं मिलना है, मिलेगा कहाँ से जब वो पूरा गायब ही हो गया, तो ठीक है। वेट लॉस का मतलब होता है वो चीज़ का अब रिकवर नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसके आगे क्या लिखा है, एंड 10% इज स्क्रैप विच फ्रॉम प्रोसेस ए एंड बी रियलाइजेस, ठीक है। उसके बाद देखो आपका 10% जो है आपका वो हुआ है आपका नॉर्मल लॉस, ठीक है। ये 10% आपका देखो नॉर्मल लॉस की बात कर रहा है कि आपका 10% नॉर्मल लॉस होगा दोनों प्रोसेसेस में, प्रोसेस ए एंड बी रियलाइजेस ₹80 पर टन एंड ₹200 पर टन रिस्पेक्टिवली। मतलब देखो प्रोसेस ए में जाएगा कोई जो आपका प्रोडक्ट है और प्रोसेस बी में जाएगा तो उस टाइम पे 5% तो आपका वेट लॉस होगा, उसके साथ साथ 10% आपका नॉर्मल लॉस होगा, ठीक है, प्रोसेस ए में भी और प्रोसेस बी में भी। लेकिन ये जो 10% आपका नॉर्मल लॉस होगा ना, इसके आपको स्क्रैप की वैल्यू मिल जाएगी 80 रुपये पर टन पे, ये आपका बिक जाएगा सामान, ठीक है, प्रोसेस ए वाला। और प्रोसेस बी में जब आपका नॉर्मल लॉस होगा तो ये 200 रुपये पर टन पे बिक जाएगा, ठीक है, समझ आई बात। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये प्रोसेस ए के लिए, ये प्रोसेस बी के लिए, ठीक है। प्रोसेस ए में सबसे फर्स्ट मटीरियल इन टर्न्स, 1000 टन मटीरियल है आपका, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मटीरियल पर टन आपका 125 रुपये का है, ठीक है। तो ये 1000 टन मटेरियल है आपका, कॉस्ट है एक टन मटेरियल की 125 रुपये, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है, ठीक है। उसके बाद वेजेस का खर्चा बताया हुआ है आपको, यहाँ पे 18,000 रुपये खर्च हुए हैं वेजेस पे प्रोसेस ए में, प्रोसेस बी में 12,000 रुपये। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आपका प्रोसेस ए में 6,000 आया, प्रोसेस बी में 6,000 आया, ठीक है। और यहाँ पे देखो प्रोसेस बी में आपका जो मटेरियल है वो 70 टन है, 200 रुपये पर टन के हिसाब से इसकी कॉस्ट है, ठीक है। फिर आपको बोला प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट आप ऐसे लिखोगे, फॉर्मेट बनाओगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखना है टू इनपुट,
स्टार्टिंग में आपको मटेरियल डालना है, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेस ए में आपको बताया मटेरियल इन टन्स, 1000 टन मटेरियल है आपके पास, क्वांटिटी आपने यहाँ पे लिख दी, ठीक है, 1000 टन, ठीक है। किस रेट पे बताया आपको, 125 रुपये पर टन के हिसाब से। तो ये कितना पैसा हो जाएगा आपका, 1,25,000 हो जाएगा ये आपका अमाउंट इसका, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे दोनों को तो, ठीक है। उसके बाद वेजेस आपको बताया 18,000 रुपये, यहाँ लिखोगे टू वेजेस 18,000। और ये देखो ये जो क्वांटिटी वाला कॉलम है ना, ये सिर्फ इनपुट के लिए, मटेरियल के लिए यूज़ होगा। सिर्फ मटेरियल की क्वांटिटी यहाँ पे लिखनी है और किसी चीज़ की क्वांटिटी यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है। और उसके बाद आपका मैन्युफैक्चरिंग बताया आपको एक्सपेंस, ये आपको बताया गया 6,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद देखो आपको बोला था क्वेश्चन में 5% वेट लॉस होगा प्रोसेस ए में जैसे ही प्रोडक्ट जाएगा तो, ठीक है। तो 1000 आपकी क्वांटिटी थी, इसका 5% आपका कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 क्वांटिटी आपकी मतलब 50 टन आपका वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और वेट लॉस का कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट नहीं आएगा इसका। उसके बाद देखो बाय नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस आपको बताया है 10% होगा। 1000 का 10% आपका 100 हो गया, मतलब 100 टन आपका नॉर्मल लॉस में जाएगा। और इसके पैसे आपको देखो यहाँ पे बताया था कि स्क्रैप वैल्यू इसकी मिल जाएगी ₹80 पर टन पे आपको 80 रुपये मिल जाएगा, ठीक है, प्रोसेस ए में। और प्रोसेस बी में 200 रुपये मिल जाएगा आपको पर टन पे स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। तो अभी हम प्रोसेस ए का अकाउंट बना रहे हैं, तो यहाँ पे नॉर्मल लॉस आपका हुआ है 1000 टन क्वांटिटी का, ठीक है। और पर टन आपको बोला है 80 रुपये, तो यहाँ पे 100 × 80 कितना हो गया आपका 8,000 रुपये यहाँ पे आपको स्क्रैप का मिल जाएगा नॉर्मल लॉस में, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे आपकी 1000 यूनिट्स थी, यहाँ पे आपकी हो गई ये 100 और 150, 100 और 50, 150 यूनिट्स, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में आपका आउटपुट बचना है, ठीक है। आउटपुट में क्या, आप इसमें से इन दोनों को ऐड करके इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर दोगे, यहाँ आ जाएगी आपकी 850 यूनिट्स, ठीक है। और यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे बाय आउटपुट ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस बी अकाउंट, ठीक है। और प्रोसेस बी में आपका फिनिश गुड्स लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। अभी तो यहाँ पे लिखना है क्योंकि ये वाला देखो एक चीज़ और होती है प्रोसेस अकाउंट में, आपका जो प्रोसेस ए का आउटपुट होगा ना वो प्रोसेस बी के लिए इनपुट हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो भी आपका आउटपुट निकलेगा वो प्रोसेस बी जब आप अकाउंट बनाओगे तो वो यहाँ इनपुट की तरह लिखा जाएगा, ठीक है। समझ आई बात। अब देखो यहाँ पे ये आपका 1000 टन था, यहाँ पे ये 850, 50 और 100 मिला के ये 1000 टन हो गया पूरा। लास्ट में आप इसको बैलेंसिंग फिगर में निकालोगे, ठीक है। यहाँ आपने 1000 का 1000 लिख दिया, यहाँ आपने 1000 लिख दिया, टोटल करके इनका 1000 आएगा, ठीक है। उसके बाद इसका टोटल करोगे, जो भी टोटल आएगा उसमें से नॉर्मल लॉस को माइनस करके यहाँ आउटपुट की जगह पे लिख दोगे। पहले इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा, $1,49,000 आएगा इसका टोटल करने पे, ठीक है। 1,49,000 में से 8,000 माइनस कर दोगे, 1,41,000 आपका आ जाएगा, आउटपुट बच जाएगा आपका, ठीक है। और टोटल इन दोनों का सेम यही आएगा 149, ठीक है। समझ आ गया। इनपुट सबसे पहले यहाँ पे आपको मटेरियल जो दिया होगा स्टार्टिंग में, नहीं तो इनपुट लिखा होगा, वो इनपुट यहाँ डालना है। फिर जो भी खर्चा हुआ है वेजेस का, लेबर का, एक्सपेंसेस का, कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना है वेट लॉस, अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो, ठीक है। और वेट लॉस का यहाँ पे अमाउंट नहीं आएगा, सिर्फ क्वांटिटी लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका नॉर्मल लॉस, अगर क्वेश्चन में बताया गया है तो यहाँ लिखना है नॉर्मल लॉस कितना % होगा वो लिखना है, मतलब कितनी क्वांटिटी आपकी नॉर्मल लॉस में जाएगी और कितना अमाउंट उसका होगा स्क्रैप वैल्यू में, उसका कितना अमाउंट मिल रहा है तो वो अमाउंट यहाँ पे आप लिखोगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपका निकल के आ जाएगा आउटपुट, ठीक है। आउटपुट यहाँ पे लिखोगे बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस बी। आउटपुट यहाँ पे ये वाली जो आपकी क्वांटिटी है उसमें से इन दोनों को ऐड करके माइनस करके लिखनी है, 850 आ जाएगी। टोटल करोगे तो ये भी 1000 आएगा, ये है पहले से ही 1000 है, ठीक है। फिर इन सब का टोटल करोगे, ये माइनस करोगे, बैलेंसिंग फिगर में आपका आउटपुट निकल के आ जाएगा और ये आपका लास्ट में सेम आना चाहिए दोनों का, ठीक है। लास्ट में सेम ही रहेगा क्योंकि आपने बैलेंसिंग फिगर में निकाला है, ठीक है। तो ये बन गया आपका प्रोसेस ए अकाउंट। अब बनाएंगे हम प्रोसेस बी अकाउंट, ठीक है।
प्रोसेस बी अकाउंट में देखो फॉर्मेट मैंने बना रखा है। यहाँ पे आपको जो लास्ट प्रोसेस ए का आउटपुट होता है वो यहाँ पे इनपुट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे टू इनपुट फ्रॉम प्रोसेस ए अकाउंट, ठीक है। कितना इनपुट आपका आया था यहाँ पे 850 आपकी क्वांटिटी थी और 141 यहाँ पे आपका अमाउंट था, ठीक है। यहाँ लिखोगे 850 क्वांटिटी में और 141, ठीक है। इसके अलावा देखो आपको क्वेश्चन में मटेरियल दिया है, इनपुट दिया है कि नहीं वो देखना है, ठीक है। तो इसके अलावा देखो प्रोसेस बी में आपका 70 टन दिया हुआ था, ठीक है। मटेरियल आपका 70 टन कितने रुपए के हिसाब से 200 रुपये के हिसाब से। ये भी यहाँ पे लिखोगे, ये लिखोगे टू मटेरियल के नाम से 70 टन 200 रुपये के हिसाब से कितना हो गया 1400 रुपये हो गए आपके, सॉरी 14,000, ठीक है। 14,000 हो गए ना, हाँ 14,000 हो गया आपका, ठीक है। 70 टन 200 रुपये के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद वेजेस आपको बताए गए हैं 12,000 प्रोसेस बी में और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 6,000। ये लिखोगे यहाँ पे टू वेजेस टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। वेजेस थे आपके 12,000, एक्सपेंसेस थे आपके 6,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में आपको इट इज़ असर्टेन दैट इन ईच प्रोसेस 5% आपका टोटल वेट लॉस होगा, दोनों प्रोसेस में बोला था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वेट लॉस देखो, यहाँ पे 5% आपको किसका निकालना है। प्रोसेस ए में आपका जो इनपुट हो गया 850 प्रोसेस ए से आया और 70 यहाँ पे आपका क्वेश्चन में दिया गया था, ठीक है। टोटल करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा आपका 920 आ जाएगा आपका, ठीक है। 920 यूनिट आपकी टोटल आ जाएगी, ठीक है। तो आपका 920 यूनिट पे अब आपको 5% वेट लॉस निकालना है, ठीक है। यहाँ पे तो आपका देखो इनपुट आपका 1000 टन था, इसलिए आपने 1000 पे 5% वेट लॉस निकाला था। अब प्रोसेस बी में, प्रोसेस बी का जो इनपुट होगा टोटल उस पे आपको 5% निकालना है, ठीक है। तो ये 850 आपका जो यूनिट था ये प्रोसेस ए से आया था और जो ये आपका 70 है ये आपका क्वेश्चन में पहले से दिया गया था। टोटल करा इनका आपका आ गया 920। 920 पे अगर हम 5% निकालते हैं वेट लॉस तो कितना आएगा 49 यूनिट्स आ जाएगा ये आपका, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे 49 टू वेट लॉस, ठीक है। उसके बाद अब आपको निकालना है टू नॉर्मल लॉस, ठीक है। नॉर्मल लॉस भी यही 920 पे निकालोगे। 920 पे कितना निकालना था आपको 10% निकालना था, ठीक है। तो 10% 920 का 92 हो गया आपका, ठीक है। इस पे अमाउंट निकालना है आपको। प्रोसेस बी में देखो आपका बोला था जो आपका नॉर्मल लॉस है वो स्क्रैप पे बिकेगा 200 रुपये पर टन के हिसाब से, ठीक है। तो इसको 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये आपका आएगा 18400, ठीक है इसका अमाउंट। और ये सॉरी ये 46 होगा आपका, 49 नहीं होगा, ठीक है। ये आपका निकल के आया। इसके बाद और कुछ लिखना था यहाँ पे, इसके बाद आप निकालोगे आउटपुट, ठीक है। सॉरी यहाँ पे बाय लिखना है, मैंने सब जगह 2 लिख दिया है, पीछे भी तो गलती नहीं करी नहीं पीछे, ठीक है। ठीक है यहाँ पे बाय लिखना था आपको, बाय आउटपुट यहाँ पे आप निकालोगे, ठीक है। आउटपुट यहाँ पे देखो आपके टोटल कितनी यूनिट्स थी 920, यहाँ पे भी 920 आएगी। ये इन दोनों को ऐड करेंगे 46 और 92 138। 920 में से में आपका 138 गया तो 842 आपका बचता है आउटपुट, ठीक है। उसके बाद इन सब का टोटल करेंगे, इन सब का ये देखो आपका इन सब का टोटल करने पे 173 आएगा। ये आपका 920 था, इन सब का टोटल करने पे आपका 920 आएगा, ठीक है सेम रहेगा। ये आपका 173 रहेगा। 173,000 में से देखो आपका
ये माइनस कर दोगे 18,400, आपका आ जाएगा 54,600 और ये आपका यहाँ पे 782 रहेगा। देखो मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट गलत कर दिया था जल्दी जल्दी के चक्कर में, 842 नहीं है, ये आपका 782 आउटपुट आएगा। ठीक है, तो ये आपका बन गया प्रोसेस बी अकाउंट। ठीक है, समझ में आ गया प्रोसेस अकाउंट कैसे बनाना है। इसके अलावा देखो आपका अब नॉर्मल गेन अब नॉर्मल लॉस का क्वेश्चन कैसे आएगा प्रोसेस अकाउंट में। देखो आपको क्वेश्चन तो सिंपली इसी तरीके से दिया रहेगा, लेकिन साथ में ना आपको देखो यहाँ पे सिर्फ आपको इनपुट बताया गया था। ठीक है, और जब अगर आपको और अब नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल गेन का क्वेश्चन रहेगा तो आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों ने ना आउटपुट आप लोगों को पहले से ही बता रखा होगा। यहाँ पे तो देखो हमने आउटपुट खुद कैलकुलेट करा है तब हमारा आउटपुट निकला है, लेकिन उन लोगों ने आपको पहले से आउटपुट बताया होगा। तो देखो पूरा प्रोसेस सेम रहेगा, ये सारी चीज़ें आप ऐसे ही लिखोगे, इस सब को ऐसे ही कैलकुलेट करोगे। लास्ट में जब देखो आप आउटपुट आपको दे रखा होगा, वो आउटपुट यहाँ पे लिखोगे तो फिर ये मैच नहीं करेगा आपका। ठीक है, इसका टोटल करोगे और इस आउटपुट का और नॉर्मल लॉस और वेट लॉस का जब टोटल करोगे ना, वो मैच नहीं करेगा आपका। या तो देखो ज़्यादा आ रहा होगा आपका ये आउटपुट, या तो आपका ये आउटपुट होगा ये कम आ रहा होगा। ठीक है, अगर ये आउटपुट आपका ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, मतलब आपका गेन हुआ है, और अगर ये आउटपुट आपका कम आ रहा है, ठीक है, तब आपका लॉस हुआ है। देखो मैंने आपको तीनों क्वेश्चंस बता दिए, प्रोसेस अकाउंट का, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का और लीफो और फीफो का। लीफो और फीफो का क्वेश्चन देखो सेम तरीके से बिल्कुल सॉल्व होता है, बस यहाँ पे आपको चेंज करना होता है कि अगर आप फीफो मेथड से यूज़ कर रहे हो तो जो आपका सामान पहले आया है आप उसको इशू करोगे। अगर आप लीफो से कर रहे हो तो लीफो में जो सामान आपका बाद में आया है आप उसको पहले इशू करोगे। ठीक है, बस यही डिफरेंस होता है लीफो और फीफो में। ठीक है, तो फीफो का क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा, लीफो का भी ऐसे ही होगा, वो आप खुद से कर लेना। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मैंने आपको बताया, जस्ट आपको फॉर्मूला पुट करना होता है और सारी चीज़ें डाल के आपको निकालना होता है। प्रोसेस अकाउंट का भी देखो मैंने आपको जो सिंपल क्वेश्चन है ये बता दिया है। देखो अगर आपका इसका टफ क्वेश्चन आता है जिसमें आपको अब नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल गेन भी कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, तो उसमें ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया ये बेसिक प्रोसेस तो फॉलो होगा ही होगा। ठीक है, तो आप अगर इतना भी कर दोगे तो आपको 20 नंबर का क्वेश्चन है तो 15 नंबर तो देगा ही एग्जामिनर। ठीक है, और इसके अलावा देखो प्रोसेस अकाउंट का आपका अगर 3 प्रोसेस दिए होंगे तो तीनों के अकाउंट बना देना, जितना जितना चीज़ें आपको समझ में आ रही है उतना उतना आप लिख देना। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट पोस्टिंग का देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, बट वो मैं आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है और बिल्कुल एंड मोमेंट पे अब आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और कॉस्ट शीट में देखो आपको जस्ट फॉर्मेट आपको लर्न करना होता है और फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चीज़ों को फिल करते जाना होता है। तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझा दिया था। ठीक है, तो आप वो फॉर्मेट अच्छे से लर्न कर लेना और वो फॉर्मेट बना के जो जो चीज़ें आपको क्वेश्चन में दी होंगी साथ साथ लिखते जाना। जो चीज़ें क्वेश्चन में गिवन नहीं होंगी तो उसके आगे निल लिख देना। ठीक है, फॉर्मेट लेकिन पूरा पहले से बना के रख लेना। जो चीज़ें आपको क्वेश्चन में मिलते जाएंगी सिंपली नोट करते जाना, जिसके आगे कुछ नहीं होगा तो निल लिख देना और उसको कंप्लीट कर देना। उसमें भी आपको अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आपको एग्जामिनर नंबर ज़रूर देगा। ठीक है, और कॉस्ट अकाउंटिंग में आपके स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, एक चीज़ दूसरी चीज़ से रिलेटेड नहीं है। तो आप जितना लिखोगे, जितना फॉर्मेट बनाओगे, फॉर्मूले लिखते हो तो आपको उसके मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, ये मैंने आपको 3 न्यूमेरिकल्स बताए, इसमें से आना चाहिए, वैसे तो 2 न्यूमेरिकल्स तो कम से कम आने ही चाहिए। ठीक है, प्रोसेस अकाउंटिंग का अगर एक भी आ जाता है तो आपके लिए इनफ है। ठीक है, आप पास हो सकते हो। और इसके अलावा देखो जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में फार्मूले बताए थे, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का, रीऑर्डर लेवल का, वो फार्मूले अच्छे से याद करना। उनमें कुछ भी नहीं है, जस्ट फार्मूला लर्न करना है और क्वेश्चन को जो वैल्यू दी गई है पुट करके सॉल्व करना है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, तो बिल्कुल भी घबराना मत, आराम से पेपर हो जाएगा आपका। ठीक है, और इसके अलावा देखो एक मशीन आर रेट का क्वेश्चन आता है। मशीन आर रेट का क्वेश्चन मैं आप लोगों को इसलिए नहीं बता रही हूँ कि उसमें कैलकुलेशन में बच्चे काफ़ी मिस्टेक करते हैं और वो थोड़ा सा ना उसकी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है तो समझ में नहीं आएगी। देखो जितना मेरी तरफ से हो सकता था मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, तीनों न्यूमेरिकल्स और थ्योरी, क्योंकि अब देखो टाइम नहीं है, अब ये वीडियो थोड़ा सा एडिट भी करना पड़ेगा, फिर इसको अपलोड करने में टाइम लगेगा। ठीक है, फिर आपको भी टाइम नहीं है, रात भर आप लोग जगह तो नहीं रहोगे। ठीक है, और टाइम होता तो मैं कोशिश करती, मेरे पास भी देखो टाइम नहीं था, तो इसलिए मैंने आपको जितना हो सकता था मैंने समझा दिया। इन्हीं टॉपिक्स को एक बार और अच्छे से देख लेना ताकि अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आते हैं तो आप इनको स्किप ना करो, अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओ। ठीक है, और आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं एग्ज़ाम में, 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, जैसा आता है जितना आता है उतना लिखना, लेकिन लिखना ज़रूर, खाली मत छोड़ना। ठीक है, आराम से पास हो जाओगे, टेंशन मत लेना।
और अपने फ्रेंड्स को देखो ये वीडियो भी शेयर कर देना आप लोग जब भी ये वीडियो देख रहे हो। अभी तो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मेरे को 8 बज गए हैं, इसको मैं अपलोड करती हूँ जितना जल्दी हो सकता है, फिर आप सबको शेयर कर लेना, आप लोग देख लेना वीडियो को अच्छे से, ठीक है।